Assalamu alaikum. I am Abdurrahman Hamid here. So Zoom, welcome to Zoom Knowledge channel, YouTube channel. So let's start our topic. So जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बिल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो आज का हमारा टॉपिक ये है। तो थोड़ा सा मैं पहले मतलब कि प्रीवियस टॉपिक रिमाइंड करवा दूँ आपको कि हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता है क्या, उसको मेजर कैसे करते हैं, उसकी डाइट वगैरह क्या होती है, उसको हम मेंटेन कैसे रख सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर आपने पढ़ा था, उस ब्लड प्रेशर को मैंने ये भी बताया था कि उससे फार्मेसी के स्टूडेंट मेजॉरिटी जो है वो हाइपरटेंशन कहते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव चैप्टर है। तो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव। तो लेट्स स्टार्ट ब्लड प्रेशर का। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं जो हमने कल पढ़ा था। ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर मैंने आपको कल भी बताया था कि ये होता है कि फोर्स ऑफ योर ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ योर बॉडी। मतलब कि जो ब्लड होता है वो नालियों से गुजरते हुए जो प्रेशर डालता है वो हमारा ब्लड प्रेशर होता है। ठीक, उसके बाद हमने उसकी कंडीशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने उनकी स्टेजेस पढ़ी थी, नॉर्मल स्टेज क्या होती हैं और हाई स्टेजेस क्या होती हैं। नॉर्मल स्टेजेस जो हमने पढ़ा था वो होता है 120 to 139 सिस्टोलिक होती है और 80 to 89 डायस्टोलिक होती है। उसके बाद जो हाई कंडीशन होती हैं, ये हाई कंडीशन में इसमें कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स आ जाती हैं। कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स कौन होते हैं? कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स वो होती हैं जिसमें हम फालेज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव का आज हम पढ़ने लगे हैं। एंटी हाइपरटेंसिव को ब्लड प्रेशर को ही कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हमने वो डिफ़ाइन कर दिया है। तो अब हम आते हैं अपने न्यू टॉपिक की जानब। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे देख सकते हैं आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव की क्लासिफिकेशन क्या होती है। ये तो पेज पे बनी नज़र आ रही है। एंड ऐसे वीडियोस काफ़ी लेंथी हो जाती थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा पहले ही चार्ट वगैरह बना लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ। तो हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव की। एंटी हाइपरटेंसिव की जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहले आता है डायूरेटिक्स आ जाता है। उसके बाद इसमें बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं, एसी इनहिबिटर आ जाते हैं। उसके बाद रेनिन आ जाते हैं, सीसी भी आ जाते हैं। ये एब्रीवेशन है, ये मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद इसमें आ जाता है एआरबी आ जाता है, एआरबी। उसके बाद अल्फ़ा ब्लॉकर्स आ जाते हैं और इसमें अदर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इनको ये जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई है इनके नीचे एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन जो हैं ये हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ होती हैं और हम इनको बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। डायूरेटिक्स का तो हमारा चैप्टर भी है, उसके बाद हम इनको बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होती जाएंगी। तो आपने वीडियोस कोई मिस नहीं करनी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डायूरेटिक्स होता क्या है। सबसे पहले डायूरेटिक्स होता क्या है। डायूरेटिक्स होता है, ये ड्रग जो होती है ये काज करती है नेट लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन यूरिन। क्या होता है? नेट लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन यूरिन। डायूरेटिक जो हम इस इधर लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक, और इसमें इसमें डायूरेटिक्स की एग्जांपल में क्या आ जाती हैं। डायूरेटिक्स की एग्जांपल में हम सबसे पहले देखते हैं एमाइलोराइड। एमाइलोराइड आ जाता है, उसके बाद ब्यूमेटानाइड आ जाता है, क्लोरथैलिडॉन आ जाता है, एप्लरनान आ जाता है, फ्यूरोजिमाइड आ जाता है, मेटोलेजोन आ जाता है। ये सारी डायूरेटिक्स की एग्जांपल है।
तो इसके हम सबके साइड इफ़ेक्ट और वगैरह वगैरह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद हम पढ़ते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स होते क्या? बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ए टाइप ऑफ ड्रग दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि ड्रग की टाइप हो एक्शन ऑफ सब्सटेंस सच एज एड्रेनालिन हो गया, नर्व सेल एंड काज करते हैं ये ब्लड वेसल टू रिलैक्स एंड डायलेट। ये हमने लिख दिया है, ए टाइप ऑफ ड्रग दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ सब्सटेंस सच एज एड्रेनालिन और नर्व सेल विच कॉज ब्लड वेसल टू रिलैक्स एंड डायलेट। अब इसकी बीटा ब्लॉकर की एग्जाम्पल क्या आता है? इसमें आ जाता है एटेनोलोल आ जाता है, क्रेविडोलोल आ जाता है, लेबिटालोल आ जाता है, मेटोप्रोलोल आ जाता है, नोडोलोल आ जाता है, नेबिवुलोल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर क्या होते हैं? ACE इनहिबिटर होते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसे लिख लेते हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब इसकी एग्जांपल क्या होती हैं? इसकी एग्जांपल होती हैं, अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। जैसे कि मैंने बताया अभी पहले भी बताया था कि ये जो होते हैं ना ACE इनहिबिटर, ये भी हाई ब्लड प्रेशर में ही यूज़ होते जाते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाता है रेनिन। रेनिन भी इसी क्लासिफिकेशन में ही आ जाता है एंटी हाइपरटेंसिव की। इसकी एग्जांपल में ACE इनहिबिटर की तो सॉरी मैंने बताई नहीं, इसकी बताते हैं ACE इनहिबिटर की। ACE इनहिबिटर की एग्जांपल में क्या आ जाता है? बेंजीप्रिल आ जाता है, कैप्टोप्रिल आ जाता है, इनैलाप्रिल आ जाता है, लाइसिनोप्रिल, मैक्सिप्रिल, फोसिनोप्रिल आ जाता है। तो रेनिन, अब नेक्स्ट आ जाता है रेनिन। रेनिन में क्या आता है? अलाइस कायरिन आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है CCB। अब CCB क्या होता है? अब आपको CCB बता देता हूँ। ये होते जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। क्या होते हैं ये? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब ये देखें, ये क्या होता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये भी लोअर ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होते हैं। लोअर ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें क्या आज कौन सी कंडीशन होती है लोअर ब्लड प्रेशर में? चेस्ट पेन हो गया और हार्ट बीट कम हो जाती है। उसके बाद अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? एम्लोडाइपिन। तो एम्लोडाइपिन जैसे कि टैबलेट मार्केट में आ रहे हैं, एम्लोक्यू 5 mg और 10 mg की भी होती है वो। उसके बाद आता है फेलोडाइपिन, आता है इसराडाइपिन, नाइजोल डाइपिन आता है, डेल्टाजिम आ जाता है। उसके बाद ARB क्या होता है? ARB होता है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। इधर लिख लेते हैं। रिसेप्टर ब्लॉकर, ये भी हाई ब्लड प्रेशर के लिए ही यूज़ होते हैं। ये भी हाई ब्लड प्रेशर के लिए ही यूज़ होते हैं। इसमें क्या कौन होते हैं? इसमें आ जाता है कैंडिसार्टन आ जाता है, कैंडिसार्टन आ जाता है। उसके बाद अर्बिसार्टन आ जाता है, लोसासार्टन आ जाता है, टेलमिसार्टन आता है। उसके बाद आता है अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर भी जो होते हैं ये भी लोअर ब्लड प्रेशर में ही यूज़ होते हैं। ये अल्फ़ा ब्लॉकर के नतीजे में क्या होता है? इसके रिज़ल्ट में जब हम अल्फ़ा ब्लॉकर लेते हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है? जो होता है ब्लड वेसल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। ब्लड वेसल यानी कि ओपन और रिलैक्स हो जाती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं अदर कौन सी? अल्फ़ा ब्लॉकर की एग्जांपल क्या होता है? इसमें आता है डोक्सा
जोसिन आ जाता है, पैराजोसिन, टेराजोसिन आ जाता है। उसके बाद इसमें अदर में आ जाता है क्लोनाइडाइडिन आ जाता है, हाइड्रोलाजाइन आ जाता है, माइनऑक्सीडिल आ जाता है। अब इस चैप्टर में हम जो है इस चैप्टर में डाययूरेटिक्स पढ़ेंगे, बीटा ब्लॉकर्स पढ़ेंगे, एस इनहिबिटर पढ़ेंगे, मीन्स सारा सब कुछ पढ़ेंगे। सिर्फ इसमें अल्फ़ा ब्लॉकर और अदर इस सिलेबस में नहीं है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। बाकी हम सारी डिटेल में सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट जो आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है वो आ जाता है मैकेनिज़्म ऑफ मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर। हम मैकेनिज़्म कौन सा होता है जो मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को, वो हम देखते हैं। अब हम इसको देखते हैं। ये है रिस्पॉन्स मेडिएटर, द रिस्पॉन्स मेडिएटेड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें हमने ये देखना है कि ये मैकेनिज़्म है, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम इसको। अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या होती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या होती है, ये तब सिस्टम एक्टिवेट होता है जब इंक्रीज़ हो जाता है, जब हम मतलब कि स्ट्रेस में होते हैं या हम फिज़िकली डेंजर हालत में होते हैं, डेंजर कंडीशन में होता है, ये सिस्टम तब एक्टिव होता है, ये सिस्टम तब एक्टिव होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी ये जब इंक्रीज़ होता है तो ये 3 टाइप में कन्वर्ट होता है। 3 टाइप कौन कौन होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ बीटा 1 एड्रीनोसेप्टर ऑन दी हार्ट, यानी कि एक्टिवेशन होती है किसकी, बीटा 1 एड्रीनो रिसेप्टर की, कहाँ पे, हार्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये इस चीज़ को ये इंक्रीज़ कर देता है। उसके बाद सेकंड चीज़ कौन सी है, सेकंड चीज़ है एक्टिवेशन कर देता है अल्फ़ा 1 एड्रीनो रिसेप्टर ऑन स्मूथ मसल में एड्रीनो रिसेप्टर की एक्टिवेशन हो जाती है। थर्ड चीज़ क्या है, यह सिंपैथेटिक एक्टिविटी के इंक्रीज़ होने से एक्टिवेशन हो जाती है बीटा 1 एड्रीनल रिसेप्टर, कहाँ पे, किडनी में। अब सिंपैथेटिक इसके इंक्रीज़ होने से ये तीनों चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं, ये भी इंक्रीज़ हो जाती है, ये भी इंक्रीज़ हो जाती है, ये भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक्टिवेशन जब होती है बीटा 1 रिसेप्टर एड्रीनल रिसेप्टर और हार्ट में एक्टिवेशन इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है, वो कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ कर देता है। और जब कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ करता है तो एक तो ये डायरेक्ट क्या है, इंक्रीज़ कर देता है ब्लड प्रेशर को। और एक दूसरा मेथड में क्या है, दूसरा मेथड में क्या होता है, एक्टिवेशन जो होती है अल्फ़ा 1 एड्रीनल रिसेप्टर ऑन स्मूथ मसल में, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये क्या करता है, ये दो में कन्वर्ट, एक तो एड्रीनल रिसेप्टर ऑन स्मूथ मसल में, एक तो वो इंक्रीज़ कर देता है वेनस रिटर्न को, एक इंक्रीज़ करता है वेनस रिटर्न को और दूसरा इंक्रीज़ कर देता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस को। क्या कर देता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को। अब ये जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ये और इंक्रीज वेनस रिटर्न, ये दोनों मिलके भी इंक्रीज करते हैं ब्लड प्रेशर को। अब जो दूसरा, अब हम पढ़ते हैं कि दूसरा क्या होता है, जो डिक्रीज़ होता है, जब डिक्रीज़ होता है ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड प्रेशर होता है तो वो क्या करता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को वो ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो होती है इंक्रीज़ कर देता है। अब जब लो डिक्रीज ब्लड प्रेशर होता है, क्या होता है, जब डिक्रीज ब्लड प्रेशर होता है तो रेनिन ब्लड फ्लो जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, रेनिन ब्लड फ्लो जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो उसके नतीजे में जब वो डिक्रीज़ होता है तो उसके नतीजे में रेनिन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। रेनिन का फ्लो, ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज़ होता है और रेनिन इंक्रीज़ होता है। उसके नतीजे में एंजियोटेंसिन 2 जो है वो भी इंक्रीज़ होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डोस्टेरोन में। और जो एंजियोटेंसिन 2 है वो भी कन्वर्ट हो जाता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस के अंदर और इंक्रीज़ होता है वेनस रिटर्न। ये जो इंक्रीज वेनस रिटर्न और पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ये दोनों मिलकर भी इंक्रीज़ कर देते हैं ब्लड प्रेशर को। अब तीसरा क्या होता है, जब रेनिन ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है तो वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी डिक्रीज़ कर देता है। अब जब ये डिक्रीज़ होता है तो सोडियम वाटर रिटेंशन जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 जो था वो एल्डोस्टेरोन को इंक्रीज़ कर देता है। जब एल्डोस्टेरोन इंक्रीज़ होता है
तो सोडियम वाटर रिटेंशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। जब सोडियम वाटर रिटेंशन इंक्रीज़ होती है तो ब्लड वॉल्यूम में इंक्रीज़ हो, जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो वो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ कर देता है, जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है तो वो इंक्रीज़ कर देता है ब्लड प्रेशर को। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो पे तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।